हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ IMREM सब्जेक्ट पर वीडियो। IMREM जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर 6 सेम का सब्जेक्ट है। तो जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, कि हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रबल शूटिंग क्या होती है, उन सारी कंडीशन के बारे में। चलिए करते हैं स्टार्ट कि क्या होती है ट्रबल शूटिंग। तो जैसा कि हमें सामने दिखाया हुआ है कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है, देख लेते हैं एक बार। कि जिस प्रकार किसी पेशेंट की बीमारी का स्टार्टिंग कंडीशन में ही इलाज करके फ्यूचर में होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी फॉल्टी मशीन में फॉल्ट के कारण का स्टार्टिंग कंडीशन में ही पता लगाकर उसे रिपेयर करने से फ्यूचर में टाइम तथा मनी की होने वाली बड़ी लॉसेस से बचा जा सकता है। इसी प्रकार फॉल्टी मशीन के स्टार्टिंग कंडीशन में ही फॉल्ट के कारण का पता लगाना ट्रबल शूटिंग कहलाता है। ठीक, तो क्या था हमारा ट्रबल शूटिंग? ट्रबल शूटिंग हमारा एक तरीके से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार किसी पेशेंट का क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग कंडीशन में ही उसकी इलाज का बीमारी का पता लगा लेते हैं। तो वैसे ही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन में, किसी भी मशीन या इक्विपमेंट्स की फॉल्ट होने से पहले ही उसकी स्टार्टिंग कंडीशन में क्या करते हैं हम, उसमें फॉल्टी पार्ट का या फॉल्ट के होने के कारण का पता लगा लेते हैं। ठीक, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ट्रबल शूटिंग कहलाता है। और जिसके कारण पहले ही पता लगा लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है हमारा फ्यूचर में टाइम और पैसे खर्च होने की, जो ज़्यादा टाइम और पैसे खर्च होने की कंडीशन होती है, उससे बचा जा सकता है। ठीक, तो यही होती है हमारी ट्रबल शूटिंग किसी मशीन या इक्विपमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि हमारे ट्रबल शूटिंग में क्या क्या वर्क आते हैं। तो देखते हैं हमारे ट्रबल शूटिंग के क्या क्या वर्क हो सकते हैं। तो हमें बता रहा है कि वर्किंग सिस्टम ऑफ ट्रबल शूटिंग, इसमें है कि डिफरेंट टाइप के मशीन या इक्विपमेंट्स या डिवाइस आदि के ट्रबल शूटिंग में निम्न वर्किंग सिस्टम अप्लाई किए जाते हैं। मतलब ट्रबल शूटिंग के अंडर में हमारे कौन कौन से वर्क आते हैं। तो हमारे है, फर्स्ट है इक्विपमेंट्स के फॉल्टी पार्ट का पता लगाना। मतलब जो भी हमारा मशीन या इक्विपमेंट है उसके अंदर फॉल्टी पार्ट कौन सा है उसका पता लगाना। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि फॉल्टी पार्ट पर फॉल्टी पॉइंट का पता लगाना। मतलब जो भी हमारा मशीन के अंदर फॉल्टी पार्ट है उसमें फॉल्टी पॉइंट का पता लगाते हैं कि उस पार्ट के अंदर कहाँ पर हमारा फॉल्ट है। फिर कह रहा है थर्ड में कि फॉल्ट के टाइप्स का पता लगाना, कि अब क्या करेंगे, जो हमारा फॉल्टी पार्ट है उसमें उसके टाइप्स का पता करेंगे फॉल्ट का, कि कौन सा फॉल्ट है। फॉल्ट कौन सा है हमारा, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, या फिर अर्थ लीकेज है। ऐसे ही और भी टाइप्स होते हैं फॉल्ट के हमारे, तो उनमें कौन सा फॉल्ट है वो पता कर लेंगे। फोर्थ कह रहा है कि फॉल्ट के कारण का पता लगाना। मतलब किस वजह से हमारा उसके अंदर फॉल्ट हुआ है मशीन में या इक्विपमेंट में, उस कारण या कॉज का पता लगाना। ठीक, फिर फिफ्थ कह रहा है कि फॉल्ट के कुरेटिव का पता लगाना। मतलब उसका निवारण क्या है। मतलब जो हमारा मशीन के अंदर फॉल्ट हुआ है उसका कुरेटिव, उसके निवारण का पता करेंगे कि किस तरीके से इस फॉल्ट को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक, तो यही सारी चीज़ें हमारी होती हैं उसमें ट्रबल शूटिंग का वर्क में। अब देखते हैं आगे कि हमारा ट्रबल शूटिंग कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉल्ट इन इंजीनियरिंग डिवाइस, कि हमारे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं फॉल्ट के प्रोड्यूस होने के इंजीनियरिंग डिवाइस में। तो जैसा कि हमें दिख रहा है इसमें कि मशीन, इक्विपमेंट्स आदि इंजीनियरिंग डिवाइस को इंस्टॉल करने के बाद उन पर वर्क करने, अर्थात उनकी ऑपरेटिंग कंडीशन में उनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व मैग्नेटिक आदि डिफरेंट टाइप्स के फॉल्ट जनरेट होना नॉर्मल है। इन फॉल्ट के जनरेट होने के मेन कॉजेज निम्न हैं। मतलब जो भी हमारी मशीन होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन या इक्विपमेंट्स होती हैं इंजीनियरिंग फील्ड में जिन्हें हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर क्या है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फॉल्ट होना नॉर्मल सी बात है। अगर कोई मशीन वर्क करेगी या किसी मशीन पर हम वर्क करेंगे तो उसमें फॉल्ट होना नॉर्मली बात है। फॉल्ट हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं फॉल्ट। तो अब देखते हैं उसमें कि उन फॉल्ट के होने का मेन कॉज क्या होता है मशीन के अंदर। ठीक, मशीन के अंदर हमारे उन फॉल्ट के होने का क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो जैसा कि हमें फर्स्ट इसमें दिखाया हुआ है, ड्यू टू पासिंग टाइम, इसमें कह रहा है कि समय गुजरने के कारण प्रत्येक वस्तु अर्थात मटेरियल की लाइफ डिक्रीज होती जाती है। ठीक, तो ये तो ट्रू है बिल्कुल, कि कोई भी मशीन है, हमारी इक्विपमेंट है, उसके साथ जैसे जैसे हम समय बिताते जाएंगे तो उसकी लाइफ कैसी होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। फिर कह रहा है कि अतः प्रत्येक वस्तु की एक डिसाइडेड एज होती है, इसके बाद उसकी वर्क करने की कैपेसिटी फिनिश हो जाती है।
बिल्कुल ठीक कह रहा है कि प्रत्येक मशीन इक्विपमेंट जो भी हमारा है उसकी एक क्या होती है, डिसाइडेड एज होती है, मतलब कुछ ना कुछ उसका लाइफ टाइम होती है। वो लाइफ टाइम गुजर जाने के बाद क्या होती है, उसमें फॉल्ट जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। सेकंड कह रहा है हमें ड्यू टू वर्किंग पीरियड। ड्यू टू वर्किंग पीरियड में कह रहे हैं मशीन के प्रत्येक पार्ट का अपना एक वर्किंग पीरियड होता है, उस टाइम तक वह इफेक्टिवली वर्क करता है, परंतु उसके बाद मशीन में फॉल्ट जनरेट करने लगता है। ये भी ठीक कह रहा है कि मशीन के प्रत्येक पार्ट्स का क्या होता है, एक अपना वर्किंग पीरियड होता है, मतलब हर एक पार्ट्स की भी अपनी एक लाइफ होती है कि इतने लाइफ टाइम इसका पार्ट्स का है, या 10 साल 20 साल 15 साल ऐसे कुछ होता है कि इतने टाइम तक ही अच्छे से वर्क कर सकता है। और वो टाइम निकलने के बाद क्या होता है, हमारे मशीन में फॉल्ट जनरेट होने लग जाते हैं, या फिर मशीन अच्छे से वर्क करना बंद कर देती है। फिर कह रहा थर्ड हमारा ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या क्या है हमारा कि मशीन की वर्किंग कंडीशन में कुछ वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, जिनकी वजह से मशीन के कंपोनेंट हिलते डुलते रहते हैं और लॉसेस भी हो जाते हैं। यह कभी कभी तो निकल कर भी गिर पड़ते हैं और अचानक से फॉल्ट का कारण बन जाते हैं। मतलब हमारी अगर कोई मशीन वर्क करेगी तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशंस भी होंगे। वाइब्रेशंस की वजह से क्या होगा, उस मशीन के कंपोनेंट क्या होंगे, हिलने डुलने लग जाएंगे, मतलब अपनी जगह वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और ये लॉसेस इतने बढ़ सकते हैं कि उनके कुछ पार्ट्स जो हिल डुल रहे हैं, है ना, तो वो क्या होंगे, खुल के भी गिर सकते हैं मशीन से। तो ये भी क्या होती है, हमारी एक फॉल्ट की कंडीशन होती है, मतलब इसकी वजह से भी हमारे फॉल्ट हो सकते हैं। इसके आगे देखते हैं फोर्थ नंबर कि ड्यू टू ओवर ओवर ओवरहेडिंग ओवरलोडिंग, सॉरी, ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो इसमें क्या है, ओवरलोडिंग के कारण मशीन के डिफरेंट पार्ट्स पर उनकी स्ट्रेंथ से भी अधिक लोड पड़ता है, जिससे उनमें स्ट्रेस स्ट्रेन जनरेट होते हैं, जिनके कारण उनके कंपोनेंट या पार्ट्स के टूटने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जो आने वाले टाइम में फॉल्ट का कारण बनती हैं। तो कह रहा है ड्यू टू ओवरलोडिंग, मतलब किसी मशीन पर हम ओवरलोडिंग करेंगे तो उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ना, तो जाहिर सी बात है कि उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ेंगे ही, जिसकी वजह से भी हमारे क्या हो सकते हैं, फॉल्ट हो सकते हैं। ठीक, तो उनमें कंपोनेंट के टूटने के, पार्ट्स के टूटने के, या फिर मशीन में फॉल्ट होने की कंडीशन भी बढ़ सकती है। ठीक, फिर कह रहा है ड्यू टू एक्सीडेंट। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है ड्यू टू एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के कारण मशीन के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत अधिक लॉस पहुंचती है, इसे मशीन की एज पर भी बुरा इफेक्ट पड़ता है, अर्थात मशीन की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। मतलब अगर किसी मशीन में हमारे जितने ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे तो उससे भी क्या होगा, मशीन की एज कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मशीन की ड्यूरेबिलिटी भी उससे क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब हमारी मशीन की ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। 6 में कह रहा है कि ड्यू टू फॉल्टी मेंटेनेंस। इसमें कह रहा है कि मशीन में ज़्यादातर फॉल्ट इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस के टाइम पर ना होने तथा सही तरीके से ना होने के कारण जनरेट होते हैं। मतलब हमारा मेन कॉज यही होता है कि हम जिस भी मशीन या फिर इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी हमारी मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन की जा रही है फॉल्ट के टाइम में, अगर उसे हम अच्छे से ना करें तो आगे भी उससे फॉल्ट हो सकते हैं। ठीक, तो उसे भी क्या करें, जिस समय मेंटेनेंस कर रहे हैं उसका भी सही तरीके से मेंटेनेंस करें और फॉल्ट का पता लगाएं, जिससे फ्यूचर में होने वाले फॉल्ट से भी बचा जा सके। 7 में कह रहा है कि ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन कौन कौन सी होती है हमारी, तो जैसे हाई टेम्परेचर, प्रेशर, वर्षा, ओला, आंधी, तूफान आदि के कारण भी हमारा क्या होता है, ओवरहेड लाइन में फॉल्ट जनरेट हो सकते हैं। तो ये किसके लिए थी, हमारी लाइन के लिए। इन कंडीशन से भी हमारे फॉल्ट जनरेट हो सकते हैं। 8 में कह रहा है कि ड्यू टू पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर। पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो रहा है कि मशीन के कंपोनेंट के स्ट्रक्चरल मटेरियल पर धूल, कालिक आदि के कारण इन्वायरमेंट पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिससे मशीन की एज तथा ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। एटमॉस्फेयर जो भी हमारी कंडीशन होती है उनके कारण क्या होता है, हमारी मशीन पर धूल वूल और कालिक वगैरह जमनी स्टार्ट हो जाती है, जिस जो भी क्या हो सकती है, हमारी आने वाले टाइम में फॉल्ट का कारण बन सकती हैं। फिर है उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट, कि हमारे इसके अंदर फॉल्ट इलेक्ट्रिकल मशीन में हमारे फॉल्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी मशीन या इक्विपमेंट में होने वाले फॉल्ट को निम्न 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसी मशीन में होने वाले फॉल्ट को हमने क्या करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, सेकंड है हमारा मैग्नेटिक फॉल्ट, थर्ड है हमारा मैकेनिकल फॉल्ट। तो 3 टाइप्स के फॉल्ट हमने इसमें दिखाए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैग्नेटिक। फर्स्ट की बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हमारा क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि किसी मशीन, इक्विपमेंट व डिवाइस में इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड फॉल्ट को इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। मतलब
अगर इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा है तो उसमें क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट रिलेटेड होगा उससे, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही होने वाले फॉल्ट हमारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहलाएंगे। ठीक, इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट केवल इलेक्ट्रिक सर्किट में ही होते हैं, अर्थात करंट फ्लो होने वाले सर्किट में होते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हमारे कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होते हैं और करंट फ्लो होने वाले सर्किट में होते हैं। कैसे कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फॉल्ट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट भी हमारे किसी के 3 टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ लीकेज। आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मल सी बात होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे कौन से फॉल्ट होते हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ लीकेज। अब बात करते हैं इसमें हमारा कि ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे ओपन सर्किट फॉल्ट हमारे क्या होते हैं। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट में कह रहा है कि जैसे किसी कंडक्टर का टूट जाना, कंडक्टर के जॉइंट्स का खुल जाना, मशीन के अंदर कॉइल बाइंडिंग में कनेक्शन किए गए कॉइल्स के जॉइंट का खुल जाना और कनेक्टिंग वायर में किसी वायर का टूट जाना आदि, ये सारे फॉल्ट कहलाते हैं हमारे ओपन सर्किट फॉल्ट। मतलब किसी लाइन कंडक्टर का टूट जाना, ये भी हमारा फॉल्ट है, ओपन सर्किट फॉल्ट है। और कंडक्टर के जॉइंट्स का खुल जाना, जो हमने कंडक्टर जॉइंट किए हैं उनके जॉइंट्स का खुल जाना भी हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट है। उसके बाद कह रहा है कि मशीन के अंदर कॉइल वाइंडिंग में कनेक्ट किए गए कॉइल्स के जॉइंट्स का खुल जाना, मतलब जो भी हमारी मशीन है उसमें हमने जो कॉइल्स में कनेक्शन किए हैं उनका खुल जाना भी हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट है। तो उसके बाद कह रहा है कॉइल्स के जॉइंट्स का खुल जाना, जो भी जॉइंट्स का खुल जाना। फिर कह रहा है कि कनेक्टिंग वायर में किसी वायर का टूट जाना, मतलब जो भी हमने कनेक्टिंग वायर यूज़ करी है उसमें कनेक्शंस के लिए उनका टूट जाना भी हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। वैसे ही कह रहा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, देखते हैं क्या है। तो इसमें कह रहा है जैसे दो या दो से अधिक फेज वायर का आपस में जुड़ जाना, मतलब दो दो तीन चार जितनी फेज वायर हमारी जा रही हैं उनमें से किन्हीं दो का आपस में जुड़ जाना शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। फिर कह रहा है किसी एक फेज वायर का न्यूट्रल वायर का जुड़ जाना, मतलब न्यूट्रल वायर के साथ जुड़ जाना किसी एक फेज का, वो भी क्या है हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। उसके बाद कह रहा है निगेटिव तथा पॉजिटिव वायर का आपस में जुड़ जाना, निगेटिव पॉजिटिव का आपस में जुड़ जाना भी क्या है हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। फिर इसके बाद आ रहा है हमारा अर्थ फॉल्ट। तो अर्थ फॉल्ट क्या है कि जैसे किसी एक फेज वायर का अर्थ वायर के साथ जुड़ जाना अर्थ फॉल्ट कहलाता है। फिर कह रहा है कि मशीन के अंदर किसी कंडक्टर का किसी अर्थ पार्ट के साथ जुड़ जाना अर्थ फॉल्ट कहलाता है। फिर है टर्मिनल कनेक्टिंग लीड में फेज तथा अर्थ का एक साथ जुड़ जाना भी हमारा क्या होता है, अर्थ फॉल्ट होता है। मतलब लाइन टर्मिनल का या टर्मिनल कनेक्टिंग लीड का फेज के साथ जुड़ जाना भी हमारा अर्थ फॉल्ट कहलाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर हम मैग्नेटिक फॉल्ट के बारे में कि हमारे मैग्नेटिक फॉल्ट क्या होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक मशीन, इक्विपमेंट तथा डिवाइस में मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड फॉल्ट को मैग्नेटिक फॉल्ट कहते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल में क्या था, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड था, वैसे हमारा मैग्नेटिक फॉल्ट क्या है, मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड जो भी फॉल्ट होगा हमारा मैग्नेटिक फॉल्ट कहलाएगा। कह रहा है अर्थात फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाली सर्किट में ही होते हैं। ये फॉल्ट कहाँ होंगे हमारे, फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाले सर्किट में ही होंगे होते हैं। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं, मतलब इसके भी अलग अलग टाइप्स हमारे दिए हुए हैं, जैसे कि 2 टाइप्स इसमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल मशीन में आयरन कोर के लेमिनेशन के बीच इंसुलेशन का नष्ट हो जाना, मतलब जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन है उसमें आयरन कोर जो होती है हमारी उसके लेमिनेशन के बीच इंसुलेशन का ख़त्म हो जाना है, किसका कारण बन सकता है, मैग्नेटिक फॉल्ट का कारण बन सकता है। वैसे सेकंड हमारा इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन में स्टेटर तथा रोटर के बीच एयर गैप इक्वली अनबैलेंस होना, तो ये भी किसका कारण बन सकता है हमारा मैग्नेटिक फॉल्ट का कारण बन सकता है। चलिए इसके आगे बात करते हैं मैकेनिकल फॉल्ट के बारे में कि मैकेनिकल फॉल्ट हमारे क्या होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक मशीन, इक्विपमेंट या डिवाइस आदि में मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड फॉल्ट को मैकेनिकल फॉल्ट कहते हैं। सेम ही हमारा क्या है इसमें कि मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड जो भी फॉल्ट होगा हमारा वो मैकेनिकल फॉल्ट कहलाएगा। इसके अंदर में भी निम्न फॉल्ट आते हैं, मतलब अलग अलग इसके भी फॉल्ट हमें दिए हुए हैं। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट दिया रोटेटिंग मशीन के शाफ्ट की विड्थ कम हो जाना, मतलब जो भी हमारी रोटेटिंग मशीन है उसकी शाफ्ट की विड्थ अगर कम हो जाएगी, कम कैसे होगी, घिस घिस के, मतलब जितनी वो चलेगी उतनी ज़्यादा उसकी घिसने के चांस बढ़ जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगी, वो विड्थ उसकी कम होनी शुरू हो जाएगी। थर्ड है हमारा रोटेटिंग मशीन का अलाइनमेंट बिगड़ जाना, मतलब जो भी हमारी रोटेटिंग मशीन है उसका अलाइनमेंट अगर ख़राब हो जाएगा तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, हमारी मैकेनिकल फॉल्ट हो सकती है। फिर कह रहा है हमारा
फोर्थ, मशीन के किसी नट बोल्ट का खुलकर गिर जाना, मतलब अगर कोई मशीन वर्किंग कर रही है और उसमें वाइब्रेशंस भी होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई नट बोल्ट खुलकर गिर जाएगा, जो कि क्या हो सकता है, हमारा मैकेनिकल फॉल्ट का कारण हो सकता है। ठीक, तो ट्रबल शूटिंग में ये तो थी हमारी फॉल्ट्स की टाइप, कि कैसे कैसे हमारे फॉल्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ट्रबल शूटिंग में हम क्या क्या वर्क करते हैं। तो आगे बात करेंगे हम ट्रबल शूटिंग ऑफ डीसी मशीन की, डीसी मशीन में हमारी ट्रबल शूटिंग कैसे होती है। ठीक, तो आई होप सबको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिसकी वजह से बाकी लोगों को भी हेल्प मिल सके। बहुत ही जल्दी अगले पार्ट, ट्रबल शूटिंग के अगले पार्ट्स में बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे हम ट्रबल शूटिंग ऑफ डीसी मशीन्स के बारे में या रोटेटिंग मशीन की ट्रबल शूटिंग के बारे में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।